Success can be found even in the darkest of the time, if only we remember to turn on the light. जी हाँ, बिल्कुल सही कि हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं तभी उन अंधेरों में भी जब हमें लाइट को ऑन करना याद रहे। बिल्कुल हाँ, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। मैं जन्मेजय पांडे आपके सामने इंग्लिश लेकर के आया हूँ। हमने पिछली क्लास में सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। आज इसी चीज़ को हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हमारा अगला पोर्शन क्या होगा। तो हम सबसे पहले इंग्लिश में शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश आखिर है क्या आखिर इंग्लिश को जानते किस वजह से हैं। दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? भाषा। भाषा की बात करें तो भाषा है क्या? आखिर हम किसको भाषा बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे? तो भाषा जब निकल के आती है तो जाहिर सी बात है, हिंदी में आपने पढ़ा भी होगा कि अभिव्यक्ति का साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब हम अभिव्यक्ति को क्या समझें? अभिव्यक्ति का मतलब है कि हम अपने इंफॉर्मेशन, अपनी जानकारी, अपने नॉलेज, अपने अंदर के मनोभावों को, अपने इमोशंस, उन सारी चीज़ों को, अपनी बातों को दूसरों के समक्ष कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे दिखाते हैं, और दिखाने के लिए हम जिस भी साधन का प्रयोग करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगी, लैंग्वेज कहलाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यही साधन की बात करता है। अब अभिव्यक्ति का मतलब कि हमें अगर बताना होगा अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों को समझाना होगा, अपने इमोशन को दूसरों को दिखाना होगा, अपनी फीलिंग्स को दूसरों को दिखाना होगा, तो हमें कुछ ना कुछ साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लिया गया, अगर आपको बात करनी है तो आप बात करने के लिए क्या करते हैं? अगर वो आपके बगल में बैठा है तो आप सीधे मुंह घुमाएं और बात करना शुरू कर दिए। लेकिन अगर वह व्यक्ति कहीं मुंबई बैठा हो और आप गोरखपुर में बैठे हो, तब उससे बात कैसे करेंगे? तब तो आप चिल्ला के बात कर नहीं सकते। तो आपको बात करने के लिए आप अपने जेब से मोबाइल निकालेंगे और नंबर डायल करेंगे, सीधे नंबर मिलाया और आपने वहां पे बात कर लिया। तो आपका मेन मोटो क्या था? आपका जो मुख्य काम था वह क्या था? बात करना, अपने विचारों को उसको देना। और आपने उन विचारों को देने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? मोबाइल का इस्तेमाल किया। तो मोबाइल क्या है? आपके लिए साधन का काम कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार से भाषा भी साधन ही होता है। किस चीज का साधन? अभिव्यक्ति का साधन। अपने विचारों, अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए हम जिस भी चीज को माध्यम बनाते हैं वही चीज हमारी क्या कहलाती है? लैंग्वेज कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब हम कैसे बनाते हैं, यही चीज हमें आगे देखना है। तो भाषा का हमें यह पता चल गया कि अभिव्यक्ति का साधन। अच्छा, अब साधन है तो जाहिर सी बात है साधन के कुछ निश्चित रूप होंगे, उन्हीं प्रकारों को हम पढ़ते हैं। कैसे कैसे लैंग्वेज हम कैसे बता सकते हैं? लैंग्वेज बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अपने हाथ पैर चला के बात कर सकते हैं। जैसे मान लिया गया, अगर आप कहीं पर बैठे हो और आपकी परीक्षाएं हो रही हो, एकेडमिक की परीक्षा हुई होगी, तो अगल बगल बैठा व्यक्ति अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कम रहा होगा, गार्ड जो वहां पे आदमी गार्ड के लिए रूप में रहा होगा, आपके पर्यवेक्षक के रूप में रहा होगा, अगर वह थोड़ा सा ढीला है, थोड़ा सा लूज है, तो आपने अपने अगल बगल वाले से कैसे बात किया होगा? इशारों में बात की होगा कि अरे पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। उसने इशारों में आपके जो ऑप्शन होंगे उसको उसने अपने वहां पे इंडिकेट किया होगा। तो इन्हीं इशारों की भाषा को ही हम लोग कौन सा लैंग्वेज कहते हैं? हिंदी में सांकेतिक भाषा और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइन लैंग्वेज कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। साइन बना हुआ है सिग्नेचर का मतलब होता है चिन्ह। तो कुछ हम चिन्हों के रूप में, सिंबल्स के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिस भाषा को, उसे हम सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज कहते हैं। दूसरी भाषा, आप सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप क्या कर रहे हैं? आप संपादक के विचारों को जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? संपादक तो आके बोल नहीं रहा है, संपादक बोल नहीं रहा है, तो उसने क्या किया? अपने विचारों को कुछ रूप, लिखित रूप, सिंबल्स के रूप में उसने लिख दिया है आपके समक्ष, जो आपका न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़पेपर को पढ़ करके आप संपादक के विचारों को जान ले रहे हैं, या दूर दराज की घटनाओं को हम क्या कर रहे हैं? जान ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप वहां पे इंफॉर्मेशन जो गेन कर रहे हैं, वह इंफॉर्मेशन गेन किस रूप में कर रहे हैं? लिखित रूप में कर रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ करके कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पे भी आपकी भाषा की अभिव्यक्ति हुई है, और यह भाषा की अभिव्यक्ति क्या कहलाता है? आपका कौन सा लैंग्वेज? रिटन पैटर्न कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, भाषा के हमने दो टाइप पढ़े लैंग्वेज के, साइन लैंग्वेज और दूसरा क्या है? रिटन लैंग्वेज। तीसरा बात करते हैं,
अगर हम बात करें जिस समय, जैसे मैं इस समय क्या कर रहा हूं, मैंने अपने कुछ शब्दों को बताया, शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं, अगर वो आपके दिमाग में जा रहा है, आप आपके दिमाग में कुछ प्रतिक्रिया हो रही है उसके फलस्वरूप, इसका मतलब मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। लेकिन क्या मैंने इसको कहीं पे इस समय जो बोल रहा हूं वो लिख रहा हूं? नहीं, मैं सिर्फ शब्दों के रूप में इसको बयां कर रहा हूं, और आपका कान उसे अपने अंदर ले रहा है, और कान जो है मस्तिष्क तक वह सूचना संप्रेषित कर रहा है, और आपका मस्तिष्क उसको समझने में मदद कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो चीज हम सुन करके करते हैं, मतलब शब्दों के रूप में हम लोग जो भाषा कहेंगे, वह क्या कहलाएगा? आपका वर्बल लैंग्वेज कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि हम लोग जब बात करते हैं इंग्लिश की, लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का मतलब ही होता है भाषा, भाषा का मतलब होता है अभिव्यक्ति का साधन, मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने के लिए आप जिस मीन्स का मतलब साधन का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, साइन, रिटन और वर्बल, मतलब सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जी हाँ, अब लैंग्वेज में हमें क्या पढ़ना है? हमें हमारी क्लास में पढ़ना होगा क्या? इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश भी एक भाषा है, क्योंकि इससे भी लोग क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। जब भी हम बातचीत करने के लिए जिस भी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वह जिस भी साधन का इस्तेमाल करेंगे, वह क्या कहलाएगी? एक भाषा कहलाएगी। तो हमने बात किया इंग्लिश की, इंग्लिश भी क्या है? एक लैंग्वेज है। अब अगर यह लैंग्वेज है तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई होगा। तो आइए देखते हैं कि यह कौन सी भाषा है। अच्छा, इंग्लिश की बात करते हैं। क्या इंग्लिश को लिखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब जो इंग्लिश है वो आपकी रिटन लैंग्वेज है। अच्छा, क्या इंग्लिश को बोला जा सकता है? बोल करके समझाया जा सकता है? बिल्कुल समझाया जा सकता है। अगर इंग्लिश आपके सामने कोई बोल रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो इसका मतलब यहाँ पे आपने जो बोला वह इंफॉर्मेशन दूसरे तक दे रहे हैं और दूसरा उसको ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब कि जो इंग्लिश है वह बोल करके भी शब्दों के रूप में समझाई जा सकती है। इसका मतलब वह वर्बल लैंग्वेज भी है। लेकिन क्या इंग्लिश साइन लैंग्वेज है? आप साइन लैंग्वेज में कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं? हाँ, यह हो सकता है कि आप इशारे में समझाइए और सामने वाला इंग्लिश जानता हो तो वह इंग्लिश के रूप में समझ लेगा। लेकिन हमने क्या बताते समय किसी इंग्लिश का प्रयोग किया? जब बताते समय नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंग्लिश जो है वह आपकी कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो इंग्लिश आपकी साइन लैंग्वेज नहीं होती। तो याद रखिएगा, इंग्लिश बस आपकी लिखित भाषा और मौखिक भाषा है, इंग्लिश सांकेतिक भाषा नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आखिर है क्या इंग्लिश? हम किस चीज को इंग्लिश कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि मैं अगर बोलूं राम घर जा रहा है और इसी को मैं बोलूं राम इज गोइंग टू होम, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि आप जब पहला वाक्य सुना होगा आपने राम घर जा रहा है, और दूसरा वाक्य सुना जब आपने कि राम इज गोइंग टू होम, तो राम इज गोइंग टू होम सुनते ही आपके दिमाग ने अपने आपसे क्या बोला कि यह इंग्लिश है। क्यों इंग्लिश बोला? क्योंकि आपने जब उसको सुना, कुछ ऐसा साउंड, कुछ ऐसा आवाज था कि आपको लग गया कि यह कौन सी भाषा है? इंग्लिश भाषा है। इसका मतलब कि हम इंग्लिश को पहचानते हैं तो किस प्रकार से पहचानते हैं? साउंड के रूप में पहचानते हैं। इसका मतलब कि इंग्लिश कुछ और नहीं है, कुछ विशेष प्रकार के साउंड, ध्वनि ही है। जाहिर सी बात है, सारी भाषाएं क्या होती हैं? ध्वनि ही होती हैं। हम ध्वनि के रूप में इसको जानते हैं। तो यह साउंड है, इंग्लिश जो है वह क्या है? आपके साउंड की बात कर रहा है। अच्छा, जब ये साउंड है तो साउंड बनाता कौन है? कौन है जो इस साउंड को बनाने का काम कर रहा है? कौन है जो इस साउंड को निकालने का काम कर रहा है? क्या सारी की सारी भाषाएं? आपने कुछ भी ऐसा बोल दिया, यहाँ पे हम आवाज कर रहे हैं, क्या यह आपका साउंड? यह भी तो साउंड है। क्या यह साउंड आपकी इंग्लिश भाषा में कही जाएगी? बिल्कुल नहीं कही जाएगी, क्योंकि इस साउंड से किसी भी तरह के हम लोग इंग्लिश को हम लोग जान नहीं पा रहे। इसका मतलब हमें कुछ विशेष प्रकार के साउंड को दिखना ही पड़ेगा। अच्छा, उन विशेष प्रकार के साउंड को बनाने के लिए हमें कुछ विशेष इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कुछ उपकरण की जरूरत पड़ेगी, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वह कौन चीजें हैं? लेटर्स। मतलब लेटर्स मिल करके ही क्या बनाते हैं? साउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने लिखूं कि आप इसको क्या पढ़ेंगे? हैन। क्यों हैन पढ़ेंगे? क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जब HEN आए तो उसको पढ़ना क्या है? हैन पढ़ना है। मतलब जो साउंड निकालना है वो कौन सा निकालना है? हैन निकालना है। अच्छा, क्या अगर हम H को बदल दें, P लगा दें, तो क्या अभी भी इसको हैन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। यह तुरंत बदल गया, इसका साउंड क्या हो गया है? अब पूरा परिवर्तित हो चुका है। मतलब यह हैन था, अब यह किस में बदल गया? पेन में बदल गया है। क्या बदला है ऐसा? तो पता चला यहाँ एक प्रतीक था, और उस प्रतीक को बदलते ही, उस सिंबल को, उस चिन्ह को बदलते ही हमने साउंड में परिवर्तन देखा। अब साउंड में जो परिवर्तन हुआ वो किसके कारण हुआ है? H के जगह पे हमने क्या लिख दिया? P। और इन्हीं
आपके प्रतीकों को हम एक नाम देते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, लेटर्स। लेटर्स का मतलब हो गया अक्षर, हिंदी में उसको अक्षर बोलते हैं। अब यह कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, तो इंग्लिश में आपके जा करके यह अक्षर कितने रूप ले लेते हैं, 26। 26 तरह के सबसे मूलभूत चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर्स कहा जाता है। और इन्हीं 26 लेटर्स को मिला करके एक ग्रुप फॉर्म होता है जिसे हम हिंदी में वर्णमाला और इंग्लिश में अल्फाबेट। जी हाँ, याद रखिएगा, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे, अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट खुद कहता है कि मेरे अंदर कितने लोग हैं, 26 लोग हैं। 26 में से एक भी किया वह अल्फाबेट नहीं रह गया, 26 में से एक बढ़ा दिया तो भी वह अल्फाबेट नहीं रह गया। मतलब अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट बोलेगा कि मेरे अंदर कितने लोग होने चाहिए, 26 के 26 होने चाहिए। अब दोस्तों थोड़ी सी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। और इंग्लिश आखिर कैसी लैंग्वेज है, तो इंग्लिश क्या साइंटिफिक लैंग्वेज है या आपकी नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है? तो इंग्लिश याद रखिएगा दोस्तों कि पूर्णतः नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है। रीजन, कुछ छोटे छोटे रीजन है, उनको हम लिखते हैं कि जैसे मान लिया गया कि आपको बताया गया कि HOME, क्या पढ़ेंगे आप इसको, होम पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया जाए HONEST, इसको क्या पढ़ते हैं, अब इसको पढ़ते हैं होम, मतलब HO को हम लोग क्या आपके प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, क्या उच्चारित कर रहे हैं, तो पता चला कि इसको हो पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही HO आया, इसको क्या पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं। मतलब इसी HO का प्रोनाउंसिएशन एक बार हो और इसी HO का प्रोनाउंसिएशन एक बार अ के रूप में कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमें यह पता लगाना पड़ेगा, अगर यह पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा। जब जाहिर सी बात है, जब इस क्यों का जवाब आपको नहीं मिलता है तो पता चल जाता है कि इस क्यों के पास, इसके पास इसका जवाब ही नहीं है। और जब जिस चीज के पास जवाब नहीं होता, फिक्स कर दिया जाता है, तो वो साइंटिफिक कहाँ रह गया। साइंटिफिक में तो हमेशा तथ्य काम आते हैं कि इसका कारण क्या है, वह आपको बताना पड़े और आप पूर्णतः उसको सेटिस्फाई कर लें। और यह इसी वजह से आपके नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज हो जाती है। और अगर पूछा जाए साइंटिफिक लैंग्वेज, तो जी हाँ, साइंटिफिक लैंग्वेज हमारे ज्ञान जानकारी जो आपके इंडिया में प्रचलित है, उन सारी भाषाओं में एक ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, वह कौन है, आपकी संस्कृत। जी हाँ, बिल्कुल, संस्कृत ही आपकी क्या है, पूर्णतः साइंटिफिक लैंग्वेज है। वहाँ आपके हर क्यों का जवाब मिलता है, लेकिन इंग्लिश आपके हर क्यों का जवाब नहीं देता है। यह पूर्णतः कैसी भाषा है, अवैज्ञानिक भाषा, नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो याद रखिएगा, हमने अभी तक क्या पढ़ा, लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या आया है, इंग्लिश। और इंग्लिश में हमने क्या देखा, इंग्लिश को किससे जानते हैं हम लोग, साउंड से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आपके साउंड होते हैं वह आपकी कैसी भाषाएं हैं। तो ये दिमाग में अपने बैठाइएगा कि जो साउंड को अगर हम लोग देखें तो एक दूसरे रूप में भी जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, फोनेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, सीटेट के आपके क्वेश्चन बनते हैं यहीं पे। फोनेटिक्स की हम बात करें तो फोनेटिक्स है क्या। फोनेटिक्स का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है ध्वनि विज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है, ध्वनि विज्ञान। लेकिन एक चीज दिमाग में बैठाइएगा कि ध्वनि विज्ञान तो है, लेकिन ध्वनि विज्ञान के रूप में क्या यह सारी ध्वनियों को इसमें देख रहा है, नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज, वो भी किसका, इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोनेटिक्स का अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। अभी मैंने कहा क्या सारे साउंड को इंग्लिश में रखा जाता है, नहीं, स्पेसिफिक साउंड को, जिस साउंड से हम लोग क्या कर पा रहे हो, जिस साउंड को इनसे लिखा जाए और लिखने के बाद इसका कुछ मीनिंग दिया जाए, उसको हम लोग उच्चारित कर सकें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स। उसमें उसी को साउंड में रखेंगे, वो भी इंग्लिश की। और जब इंग्लिश के साउंड में रखेंगे तो जाहिर सी बात है इंग्लिश की ध्वनि थोड़ी बदल जाएगी। इसका मतलब कि एक क्वेश्चन बनता है सीटेट से कि फोनेटिक्स इज, अब अगर वहां पे ऑप्शन में आपके दिया जाता है कि स्टडी ऑफ साउंड, सिर्फ अगर इतना ऑप्शन में है तो आप यही मारेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी वहां पे लिखा हो स्टडी ऑफ प्रोनंसिएशन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन, बहुत लोग स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन पढ़ लेते हैं, इस वजह से NOUN लिखते हैं, लेकिन PRONUNCIATION यही होता है। तो प्रोनाउंसिएशन, जाहिर सी बात है कि इंग्लिश में हम लोग जिस भी चीज को प्रोनाउंसिएट करेंगे उसी प्रोनाउंसिएशन को ही हम लोग किस में रखेंगे, साउंड में रखेंगे। इसका मतलब उसी की स्टडी हम लोग किस में करेंगे, फोनेटिक्स में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके ऑप्शन में स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन दिया है तो फोनेटिक्स का जवाब वही सही होगा। सीटेट के ये पेपर में कई बार पूछा गया सवाल है।
तो याद रखिएगा फोनेटिक्स इज स्टडी या प्रोनाउंसिएशन, नॉट वहां पे अगर आपके सामने भले ऑप्शन में दे दिया जाए स्टडी ऑफ साउंड तो आप उसको टिक नहीं करेंगे, आपको टिक किस पे लगाना पड़ेगा, आपके प्रोनाउंसिएशन पे। क्यों, रीजन फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि हमने फोनेटिक्स बताया ध्वनि विज्ञान, मतलब ध्वनि के बारे में जानना ही क्या कहलाता है फोनेटिक्स। और हमने यहाँ पे जो साउंड पढ़ा है, जो ध्वनियाँ पढ़ रही हैं, वो ध्वनियाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के बारे में। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में हम जिसको प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे, जिसको उच्चारित कर पाएंगे, उसी का अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। तो इसलिए आपका फोनेटिक्स क्या हो जाता है, साउंड स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, आपके उच्चारण का ही अध्ययन क्या कहलाता है, आपके फोनेटिक्स कहलाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो साउंड जो है वह बनता किससे है, अभी हमने जाना 26 लेटर से मिल करके आपका क्या बनता है, साउंड बनता है। अल्फाबेट की बात करते हैं। अब आते हैं इसी अल्फाबेट को हम लोग बांट देते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका वॉवेल, दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे इंग्लिश में आपके वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। इतना सभी को पता ही होगा कि वॉवेल कौन कौन से हैं। वॉवेल का मतलब हो गया आपके ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट हो गए तो जो आपके इन पांचों को निकालने के बाद 26 में से 5 निकलेंगे, 21 जो बचे हुए 21 हैं वो क्या किसका काम कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट का काम कहलाते हैं। अब आइए कुछ हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि आखिर यह साउंड तो आपके लेटर्स हैं और यही लेटर्स क्या बना रहे हैं, साउंड बना रहे हैं। इसका मतलब जब 26 से ही साउंड बनना है तो सबके साउंड फिक्स होंगे। तो जब सबके साउंड फिक्स है तो कितने प्रकार के साउंड बना सकता है, कोई भी अक्षर कितने भी प्रकार के साउंड बना सकता है। अब यहीं पर अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, HONEST लिखा था, तो ऑनेस्ट पढ़ रहे थे उसको, ओ मतलब आ के ऊपर आपका चांद लगा करके पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम उसको पढ़ रहे थे, लिखा हमने HOME, तो उसको क्या पढ़े, होम पढ़े हैं। इसका मतलब HO का प्रोनाउंसिएशन वहां कैसे कर रहे हैं, हो से कर रहे हैं। यहाँ पे वही काम हमको देखना है कि कितने तरह के आपके साउंड बनते हैं। तो याद रखिएगा जो वॉवेल आपके होते हैं वह टोटल 20 तरह के साउंड बना सकते हैं, और जो कॉन्सोनेंट आपके होते हैं वह टोटल आपके 24 तरह के साउंड बना सकते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि कौन कौन से साउंड ये बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये दिमाग में रखिएगा कि साउंड ऑफ वॉवेल आपके जो होते हैं वो आपके 20 तरह के होते हैं, जो साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट जो होता है वो आपके 24 तरह के साउंड बनाता है आपके कॉन्सोनेंट। इसका मतलब जो टोटल आपका जो लेटर है वह कितने तरह के साउंड बनाएगा, तो वह आपका 44 कैसा कैसा आपका 20 तरह का वॉवेल और 24 तरह का कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट का है, ये वॉवेल का है, यह दोनों मिला करके कुल आपके 44 तरह के साउंड बनाता है। कौन, ये आपके 26 लेटर बनाते हैं। तो क्लियर हुआ इतना। तो आपका ये था अल्फाबेट। अल्फाबेट के बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या लेटर ही साउंड बनाते हैं, क्या हम जो इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या लेटर को पढ़ते हैं या उनको समेकित रूप में कुछ और पढ़ते हैं। जैसे अगर आपको बताना हो, आपके सामने कुछ लिखा गया हो, कहीं पर लिख दिया जाए, अगर मान लिया गया आपके सामने कि रा लिखा गया हो, या फिर आपके सामने लिख दिया जाए कैट लिखा गया हो, कोई भी आपके शब्द लिखे गए हो, तो क्या आप इसको RAW पढ़ते हैं या इन तीनों को मिला करके रा पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है हम क्या पढ़ते हैं, रा पढ़ते हैं। अगर CAT लिखा हो तो आपको CAT पढ़ते हैं, या इसको मिला करके आप कैट पढ़ते हैं। इसका मतलब आप कैट पढ़ते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम यहाँ पे अक्षर तो मिला रहे हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन ना करके हम उससे मिला करके कुछ अलग तरह का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, अलग तरह का उच्चारण निकाल रहे हैं। इसका मतलब हम लोग लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, लेटर को मिला करके कुछ और बनाते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं। तो यही चीज आपको पढ़ना है। लेटर से मिल करके बनेगा क्या, हम लोग जिसकी बात करते हैं वह क्या होगा, शब्दों में। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, यहां हर एक शब्द आप बोल रहे हैं, राम इज लगाया, गोइंग टू मार्केट। इसका मतलब हो गया राम जो आप बोल रहे हैं वह एक शब्द है। शब्द कैसे पता चला आपके, क्योंकि वह मिला किससे, लेटर से, और हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ अपना स्पेसिफिक अर्थ निकल रहा है। अब इसका मतलब वर्ड है क्या, तो वर्ड आपका क्या है, आपका ग्रुप है किसका, लेटर्स का। मतलब कि अक्षरों को, यही जो ऊपर हमने 26 अक्षर पढ़े हैं, इन्हीं 26 में से किसी किसी को चुन करके और मिला करके अगर हम मिला रहे हैं तो एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनेगा, अगर उस ग्रुप का कुछ मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे टेबल, TABLE जब एक फॉर्म में मिलते हैं तब जाकर के आपका क्या बनता है, टेबल। चेयर, पेन, फैन, ETC, ये जो भी आपके हैं, मार्कर हाथ में मार्कर, शर्ट पहना है शर्ट, पैंट, ये सारे के सारे क्या है, आपके शब्द का काम करते हैं। इसका मतलब शब्द जो होता है वो कैसा होता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। मतलब अक्षरों के सार्थक
सार्थक सम्मिलित रूप को या सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, वर्ड। लेकिन अगर यह सार्थक नहीं है तो इंग्लिश में निरर्थक जैसा कुछ नहीं होता, इंग्लिश में उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। मतलब अगर इसी को हम लोग लिख दें कि OCW, इसका कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसका मतलब हम इसे वर्ड नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, COW लिखते हैं, इसे अब पढ़ भी सकते हैं काव, और इसे हम लोग क्या बताते हैं, गाय। तो यहाँ से एक आपका अर्थ निकलने लगा, और जैसे अर्थ निकला यह तुरंत क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। तो याद रखिएगा, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स से क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। वर्ड से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा जो होता है वो आपका क्या होता है, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज जाहिर सी बात है, आपको देखना पड़ेगा, वर्ड से बड़ा होगा, वर्ड के बाद पढ़ रहे हैं, वर्ड से बड़ा होगा। तो फ्रेज किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब अब यह किससे बना है, यह आपके इन्हीं वर्ड्स से मिलकर के बना है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ड जो बनता है वो आपके लेटर्स से मिलकर के बनता है, फ्रेज जो बनता है वो आपके इन वर्ड से मिलकर के बनता है। क्रमिक पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फ्रेज जो बनेगा वह आपके शब्दों का समूह होगा। लेकिन कैसा समूह? क्या शब्दों के समूह पे शब्दों का समूह तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। जैसे कहा जाए आई वॉज देयर, या फिर बोला जाए आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने भी क्या किया, शब्दों के समूह ही तो लिए हैं। लेकिन क्या यह फ्रेज कहलाएगा? तो फ्रेज अगर कहलाएगा तो सेंटेंस क्या होगा? तो अगर इस तरह का कंफ्यूजन है तो इसी कंफ्यूजन को यहाँ दूर करते हैं। फ्रेज है क्या? फ्रेज देखते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नो डाउट ये शब्दों का समूह है, लेकिन क्या है, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलनी चाहिए। भाई किसी के घर आप जाइए, दरवाजा खटखटाइए, बेल बजाया आपने, वह बाहर आया और कह दीजिए राम एंड श्याम और कह के चल दीजिए। अगर आप यह काम करते हैं तो जाहिर सी बात है वो अगला पूछेगा, क्यूरियस हो जाएगा, तुरंत वह पूछेगा अरे क्या हुआ क्या हुआ। अगर राम श्याम को वह जानता होगा तो तुरंत कहेगा अरे हुआ क्या, और आपके पीछे पीछे वह चला आएगा। मतलब आपने उसको कंप्लीट जानकारी नहीं दी है। ऐसे किसी को आप जाइए, किसी के सामने बैठ कीजिए, उसको थपथपाइए और बुलाइए, वही सुनेगा, वो बोलेगा बताइए आप, और आप बोल दीजिए इन द स्काई और कह के चले आइए। फिर देखिए तुरंत वो आपके पीछे पीछे चला आएगा। तो इसी चीज को याद रखिएगा। क्यों ऐसा काम वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने उसको कंप्लीट जानकारी नहीं दी है। आपने कुछ शब्दों के समूह तो बोले हैं, उनका अपना अर्थ भी है, लेकिन वह कभी कंप्लीट जानकारी नहीं दिया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज। तो फ्रेज किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट सेंस या इंफॉर्मेशन। कंप्लीट जानकारी उसमें नहीं होती है। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, इन द स्काई, जैसे इन द स्काई कह दिया गया। अब स्काई में क्या हो, यह तो पता चला स्काई में कुछ है, लेकिन क्या हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब कंप्लीट जानकारी नहीं है। ऑन द टेबल की बात करते हैं तो पता चल गया कि हाँ मेज पर की बात हो रही है, लेकिन मेज पर है क्या, कोई वस्तु रखी गई है या कुछ हुआ है, ऐसी कोई जानकारी हमें इससे पता नहीं चल रही है। राम एंड श्याम नाम यहाँ पता चल रहा है कि दो व्यक्ति हैं और उनको जोड़ा गया है, लेकिन हमें यह नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ काम किया है या इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो, इसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सबके साथ देखिएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके बारे में जो अपना कंप्लीट सेंस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज को पकड़ने का तरीका क्या है, याद रखिएगा। फ्रेज कभी भी सब्जेक्ट और अपने साथ के वर्ब को नहीं लेते। याद रखिएगा, इनका पहचानने का ट्रिक कैसे बनाते हैं। यहां देखिएगा, आपने जितना भी आपने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आए। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट और उससे एसोसिएटेड, उससे जुड़ा हुआ जो वर्ब होगा वह कभी भी एक साथ नहीं बनता है। किसमें, फ्रेज में। तो फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा नहीं बनाते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा सेंटेंस वगैरह में, क्लॉज में बन जाएगा, लेकिन कभी भी आपके फ्रेज में बनने का काम नहीं करता है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि फ्रेज क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट होगा तो काम करने वाला ये है, और वर्ब होगा तो इसे ही काम किया है, और आपको यही तो नहीं बताना है, कोई कंप्लीट जानकारी देनी है, अधूरा ज्ञान देना है। वहां पे आपको अधूरी बात बतानी है कि हाँ हाँ बस इतना ही हुआ है, ऑन द टेबल, इन द स्काई, राम एंड श्याम, ठीक, इस तरह की चीजें आपको बतानी है। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेज से बड़ा होता है सेंटेंस। सेंटेंस कहेगा भाई जो तुम्हारे पास नहीं था वही मैं लेकर के आऊंगा। याद रखिए, सेंटेंस बोलेगा तुम्हारे पास जो नहीं था अगर वही मेरे पास आ जाए तो मैं तुमसे बड़ा हो गया, और जब तुमसे बड़ा हो गया तो मैं क्या हो गया, तुम्हारा बड़ा भाई। अब यहाँ पे बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है ये, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करता है। मतलब यह भी कहेगा कि मैं क्या हूं, वर्ड्स, शब्दों का ही समूह हूं। फिर कहेगा विद कंप्लीट सेंस या इंफॉर्मेशन, मतलब मेरे पास भी क्या है, कंप्लीट जानकारी है, मैं अपनी कंप्लीट जानकारी दूंगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, मस्ट बी इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब कि यह जो आपका है, यह आपका किसमें होना चाहिए, बिल्कुल सही क्रम में होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि यह क्या लिखा गया, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं।
हिंदी का एक छोटा सा एग्जाम्पल लगाते हैं। अगर कहा जाए कि कर्ता और कर्म कौन होता है, तो कर्ता और कर्म या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। हम दो संज्ञा लेते हैं, एक लेते हैं राम और एक लेते हैं सर्वनाम, आपका दूसरा संज्ञा लेते हैं चाकू। राम और चाकू दोनों आपकी क्या है, संज्ञा ही है। अगर आपको इसी को थोड़ा सा बताया जाए कि राम को चाकू से काट कर सेब खिलाओ, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काटा किसको जा रहा है, राम को काटा जा रहा है, जबकि काटना किसको था, सेब को काटना था। यही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। वही चीज, क्यों आपने वहां किस चीज की गड़बड़ी की है, दोनों जगह कर्ता और कर्म के जगह पे आपने संज्ञा ही रखा, लेकिन वह संज्ञा की स्थिति गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वह लॉजिकल नहीं है। यही चीज यहाँ भी करना है आपको, ऑर्डर में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यह दिमाग में रखिएगा कि जो जिस काम के लिए है उसको उसी स्थान पर रखना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट। और जैसे मान लिया गया, अगर आपको कहा गया कि जाओ राम को बुला कर लेकर आओ, तो आपका काम क्या है, राम को बुलाना। इसका मतलब कि आप बुलाएंगे और आएगा कौन, राम आएगा। लेकिन अगर आप जाते जाते ये कह दीजिए कि राम मुझे बुलाएगा, तो इसका मतलब राम बुलाने लगा और आप आने लगे। इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या हो चुकी है, बदल चुकी है, उसका भाव क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। तो यही चीज कह रहा है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए उसका क्रम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और इसी क्रम में गड़बड़ी को एक नाम दे दिया जाता है। इसी क्रम की गड़बड़ी को हम लोग कहते हैं सिंटैक्स एरर कहा जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि सिंटैक्स एरर, जो नाम आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना होगा तो ध्यान से समझिएगा कि सिंटैक्स एरर होता क्या है। तो सिंटैक्स एरर का अर्थ है किसी भी सेंटेंस के क्रम में गड़बड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो ये था आपका एक छोटा सा इन्फो कि आखिर इंग्लिश हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लैंग्वेज का मतलब अभिव्यक्ति का साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वह आपके तीन प्रकार के, साइन, रिटन और वर्बल की बात करते हैं। जो आपका साइन लैंग्वेज है वह संकेतों की भाषा है। जो आपका रिटन है, रिटन लिखित भाषा है। और वर्बल का मतलब हो गया मौखिक भाषा है। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, क्योंकि इससे भी चीजें अभिव्यक्त की जाती हैं, अभिव्यक्ति का साधन है। और जब ये अभिव्यक्ति का साधन है तो इसी इंग्लिश को हम लोग बांट देते हैं कि साइन, रिटन और वर्बल में कौन कौन सा है। तो ये पता चलता है, इसे लिखा भी जा सकता है, इसे बोला भी जा सकता है, लेकिन इसे संकेतों के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मतलब साइन लैंग्वेज आपके इंग्लिश जो है नहीं हो सकती। इसका मतलब इंग्लिश आगे है क्या, तो इंग्लिश पता चलता है कि ठीक है, हम लोग दो पता चला कि आपका रिटन भी है, वर्बल भी है। फिर पता चलता है आखिर इंग्लिश बोलते कैसे है, तो पता चला हम आवाज सुनते हैं। तो क्या सुनते हैं, आवाज का मतलब साउंड। और साउंड सुनते तो हैं, लेकिन उस साउंड के सुनने के समय कैसे पता चलता है, क्या कुछ भी बोल दिया जाए तो आप पता चला जाएगा कोई इंग्लिश है, नहीं। आप कुछ स्पेसिफिक तरह के साउंड सुनते हैं और उसी स्पेसिफिक को हम लोग जब प्रोनाउंशिएट, उच्चारित करते हैं तो पता चलता है अच्छा कौन सी भाषा चल रही है, इंग्लिश भाषा चल रही है। और इंग्लिश भाषा चल रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन जो है उसको क्या बोलते हैं, उसी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं है तब आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ साउंड। क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये साउंड बनाएगा कौन, ये साउंड जो है निकालने का काम करेंगे लेटर्स। कितने लेटर्स, 26 लेटर्स मिल करके साउंड बनाते हैं। अब इन लेटर्स को हम लोग मिला करके समेकित रूप में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। क्रमिक रूप में जब ए से जेड तक लिख दिया जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। कितने तरह के, 2 तरह के, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल कितने, 5, ए ई आई ओ यू। फिर कॉन्सोनेंट जो 5 के बाद बचते हैं उन्हें बोलते हैं। फिर पता चला कि अच्छा लेटर्स आवाज बनाते हैं तो कितने तरह की आवाज, तो यहाँ पे हमें पता चला कि साउंड ऑफ वावेल जो है वो 20 तरह के, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट जो है वो 24 तरह के। मतलब टोटल जो साउंड लेटर्स की है, 26 लेटर्स के साउंड है, वो कुल टोटल 44 तरह के साउंड है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अल्फाबेट है तो इन लेटर्स से बनेगा क्या, तो पता चला लेटर्स मिल करके क्या बनाते हैं, वर्ड। लेकिन कैसा होना चाहिए, उनको करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, एक ऐसे ऑर्डर में होना चाहिए जिसका कुछ अपना अर्थ निकलता हो। मतलब मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाएगा, आपका वर्ड कहलाएगा। मतलब एग्जाम्पल देखा जाए जैसे टेबल, चेयर, पेन एक्सेट्रा, जितने भी आप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड के बाद अगला जो आपका चीज है वो है आपका फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब यह फ्रेज बनता किससे है, इन्हीं वर्ड्स से मिलकर के बनता है। इनका क्या नहीं होना चाहिए, इनके पास अपना कंप्लीट अर्थ नहीं होना चाहिए। अपना अर्थ हो, अपना सेंस हो, लेकिन कंप्लीट अर्थ कोई नहीं होना चाहिए। और यही चीज फिर जैसे इन द स्काई, ऑन द टेबल, राम एंड श्याम, पता चलता है कि हम इसको पहचानते कैसे हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसे शब्दों के समूह है जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा नहीं है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, फ्रेज बोल सकते हैं। पहचानने का ये छोटा सा तरीका। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं
सेंटेंस। फ्रेज का बड़ा भाई जो है वो क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस कहेगा भाई मेरे में से कुछ चीजें निकाल दी जाए तो तुम बन जाओगे। जैसे क्या निकाल दिया जाए, कंप्लीट सेंस निकाल दिया जाए, ठीक है। ये अगर निकाल दिया गया तो इसका मतलब ये क्या बन गया, फ्रेज बन जाएगा। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए इसमें, और किसमें होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर की गड़बड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। अब हमें जो पढ़ना शुरू करना है वो आपका क्या है, सेंटेंस शुरू करना है। सेंटेंस की हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात, कि जैसे अगर इंग्लिश में सेंटेंस को हम देखें तो है क्या। इंग्लिश जो है, अगर हम बोलते हैं तो बोलते समय क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, सिर्फ शब्दों का। आपको किसी को कोई बात बतानी होगी अगर इंग्लिश में, तो आप शब्द का ही नहीं, शब्दों को मिला करके एक वाक्य बताएंगे। आपको बताना होगा कि आपका छोटा भाई बदमाशी कर रहा है, या आपका छोटा भाई उस कमरे में बैठा हुआ है, या आपका छोटा भाई कहीं गया हुआ है। तो इस तरह की जब बातें बतानी पड़ेंगी, आपके पिताजी को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे देंगे। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप क्या सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ बोलेंगे माई यंगर ब्रदर, सिर्फ यंगर ब्रदर की बात बोलेंगे, नहीं, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि माई यंगर ब्रदर इज नॉट हियर, मतलब कि वह यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आपको यह पूरा का पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें बातचीत करने के लिए जो सबसे छोटी इकाई की जरूरत पड़ती है वो आपका क्या होता है, सेंटेंस। हम अगर इसको जान जाएं तो हम किसको जान जाएंगे, पूरे के पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को जान जाएंगे। और इसी को जानने का हम लोग प्रयास अगले क्लास से करेंगे कि सेंटेंस है क्या, सेंटेंस में हम लोग किस किस चीज़ का समावेश पढ़ते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस को तोड़ेंगे, काटेंगे, ऑपरेशन करेंगे, देखेंगे उसमें से निकाल के कि इसके पास कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से इसके पास अंग हैं। हम उन्हीं अंगों की चर्चा करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में।